लोक निर्णय 2024। Good evening, listeners. Welcome to our new series on elections, Lok Nirnay 2024. In this program, we will bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. My name is Sonu Sood, and with me is my co-anchor, Santosh Pathak. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। इस कार्यक्रम में हम चुनाव संबंधी समाचारों के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ मतदाता जागरूकता पर भी करेंगे बात। इन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए हम स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञों के साथ अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने जी। उपासने जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। And before we start, जी, welcome उपासने जी। हाँ, hello. Hello, and welcome to the program. Before starting the program, here are some election updates. निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की तारीख बदल दी है। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना अब 4 जून के स्थान पर 2 जून को होगी। आयोग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 32 सदस्यों की सिक्किम विधानसभा और 60 सदस्यों की अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के मतदान 19 अप्रैल को लोकसभा के प्रथम चरण के मतदान के साथ ही करवाए जाएंगे। वहीं 175 सदस्यीय आंध्र प्रदेश का विधानसभा चुनाव 13 मई को एक ही चरण में होगा। उड़ीसा विधानसभा के लिए लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 चरणों में वोट डाले जाएंगे। Election Commission today uploaded the data received in digitized form from the registry of the Supreme Court on electoral bonds on its website. The data can be accessed at the Commission website. EC said in a statement that political parties had filed data on electoral bonds in sealed cover as directed by Supreme Court. The data received from political parties was deposited in Supreme Court without opening sealed covers. In pursuance of the Apex Court's order on 15th March this year, the registry of the Supreme Court has returned physical copies along with a digitized record of the same in a pen drive in sealed cover. In some more election-related news, Election Commission has announced para archer and Arjuna awardee Sheetal Devi as its national PWD icon. Her name was announced at an exhibition cricket match between the Indian Deaf Cricket Association team and the Delhi and District Cricket Association team held yesterday in Delhi. The match was organized by Election Commission in association with Board of Control for Cricket in India to foster voter education and inclusivity. On the occasion, the Commission launched a dedicated voters' guide for PWDs and senior citizen electors. The comprehensive booklet outlines essential provisions available to PWDs and senior citizens, including infrastructural, informative, and procedural details at polling stations. इस बीच आयोग ने आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कैबिनेट सचिव, राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को चुनाव घोषणा के 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। वहीं एक दूसरी खबर आ रही है दक्षिण भारत से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में एनडीए की महारैली प्राजगलम को संबोधित करेंगे। यह आंध्र प्रदेश में एनडीए की पहली चुनावी सभा होगी। राज्य में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी 13 मई को होना है। यहां भाजपा, तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी मिलकर एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ रही है। अगली खबर मुंबई से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली आज शाम शिवाजी पार्क में होगी। इससे पहले राहुल गांधी ने मुंबई में महात्मा गांधी के निवास मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पदयात्रा निकाली थी। और अब हम चलेंगे अपने विश्लेषक के पास, जगदीश उपासने जी के पास। उपासने जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े महापर्व की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर भी कई बातें कही जा रही है। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही शनिवार को स्पष्ट कर दिया था कि 7 चरणों में क्यों चुनाव करवाए जा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि 97 करोड़ मतदाताओं के मतदान वाला एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व विश्व में है
और देश की विशालता और इस देश के अलग अलग भागों में उनकी परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने और उसकी सुरक्षा और मतदान सुरक्षित, स्वतंत्र और मतदान होने देने के लिए जो व्यवस्था उनको करनी है, उसके लिए इतने लंबे 7 चरणों में चुनाव रखे हैं। पहले भी उन्होंने बड़े राज्यों में और 7 कई चरणों में चुनाव आयोजित किए हैं और वो बहुत पिछले कई चुनाव का जो अनुभव है वो ये बताता है कि चुनाव की व्यवस्था दिन प्रतिदिन बेहतर हो रही है और इसीलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। उत्तर पूर्व के राज्यों में, अनेक राज्यों में, उड़ीसा जैसे राज्यों में भी हम देखते हैं कि महिलाओं के मामले में विशेष तौर पर 100% मतदान हो रहा है। मतदान का प्रतिशत सब जगह इसलिए बढ़ा है कि चुनाव आयोग ने उसके लिए बहुत व्यवस्था की है, मतदाता की सुविधा के लिए बहुत व्यवस्था की है और वो सारी जो अव्यवस्थाएं राजनीतिक दल मतदाताओं को ढोने के लिए करते थे, उन सब व्यवस्थाओं पर और रोक लगाने के कारण जैसे 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं को घर में बैठकर मतदान करने का अधिकार मिला है, मत पत्र लेने के लिए मतदान अधिकारी उनके घर जाकर ले रहे हैं। ये बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि देश में हमारे यहाँ प्रौढ़ों की संख्या, वृद्धों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में है। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसीलिए इतना बड़ा वो लोकतंत्र का जो महापर्व है उसको ठीक से और संपन्न कर सकते हैं और पिछले कई चुनाव इसका और इसकी गवाही देते हैं। Jagdish ji, Arunachal Pradesh and Sikkim, where the assembly elections are being held, the counting has been preponed by 2 days to 2nd June instead of 4th June. Can you tell us the significance of this? लेकिन मैं समझता हूँ कि अरुणाचल और छोटी असेंबलीज हैं, स्मॉल असेंबलीज हैं, उनके असेंबली सीट, नंबर ऑफ असेंबली सीट भी और कम है, इसलिए 4 से पहले उनकी काउंटिंग होने से जो काउंटिंग टीम्स हैं दे कुड बी फ्री और काउंटिंग पोलिंग होने के बाद काउंटिंग के लिए 4 दिन का समय, 5 दिन का, 6 दिन का समय उनको मिलता है। तो उस बीच में अगर वो काउंटिंग कर सकते हैं, कर लेते हैं, एक दिन में मेरे ख्याल से दोनों राज्यों की काउंटिंग हो जाती है और इसीलिए उसको प्रीपोन किया है। और ये चुनाव आयोग ने उन राज्यों की सुविधा के लिए भी और चुनाव आयोग की जो सिस्टम है उसको ठीक व्यवस्थित करने के लिए। Right. Listeners, Election Commission of India announced the poll schedule for the 18th Lok Sabha elections yesterday. India is known as the mother of democracy. Elections in India are the biggest festival of democracy. It attracts the awe of the world, as this mammoth exercise held once in 5 years is a tribute to the Election Commission of India's logistical mastery in holding free, fair and transparent polls. भारत के निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए मतदान 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी विधानसभा चुनाव इसी अवधि के दौरान होंगे। हालांकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो मतगणना होगी वो अब 4 जून की बजाय 2 जून को मतगणना होगी। और बाकी लोकसभा चुनाव की बात करें और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर जो मतगणना, जो वोटों की गिनती होगी वो 4 जून 2024 को होगी। यानी 4 जून को ये पता लगेगा कि देश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। वहीं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे वो 2 जून को आएंगे। The Election Commission, led by Chief Election Commissioner Rajiv Kumar and Election Commissioners Gyanesh Kumar and Sukhbir Singh Sandhu, announced the poll schedule at New Delhi. Immediately upon the announcement of the election schedule, the Model Code of Conduct (MCC) has come into effect throughout the country. The Election Commission observed that elections in the world's largest democracy pose immense challenges with respect to logistics, personnel, and material management. The Commission consulted all stakeholders and invited inputs from all relevant departments, organizations, and evolved a coordinated framework for smooth delivery of the 18th general elections.
निर्वाचन आयोग ने 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने से जुड़े हर पहलू का आकलन किया है और एक पुख्ता योजना बनाई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, सुलभ, शांतिपूर्ण और समावेशी तरीके से आयोजित किए जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले आयोग ने 11 और 12 जनवरी 2024 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया था। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए चुनाव तैयारियों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और चुनावों के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए गए हैं। The Commission also organized regional conferences to review poll preparedness to find out any gaps and ways to fill them. These regional conferences were headed by the senior officers of the Commission and were attended by the Chief Electoral Officers and State Police Nodal Officers. The Commission visited many states' UTs to review the poll preparedness and interacted with political parties, enforcement agencies, all district officers, SSPs, SPs, divisional commissioners, range IGs, CS-DGPs, and other senior officers of the states' UTs. Teams of the Commission visited various states to review law and order situation, to ascertain state UT-specific areas of concern, to discuss the quantum of Central Armed Police Forces CAPFs required in each state UT, and to review the overall preparedness of the election machinery. The Election Commission is committed to conducting free, fair, and peaceful elections across the country under its overall superintendence, direction, and control. इस वर्ष लगभग 96 करोड़ 80 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता, 47.1 करोड़ महिला मतदाता और 48,000 ट्रांसजेंडर है। 1 करोड़ 80 लाख मतदाता ऐसे होंगे जो लोकतंत्र के इस महापर्व में पहली बार अपनी भागीदारी निभाएंगे, यानी वोट करेंगे, मतदान करेंगे। 10.5 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 55 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान होगा। इन चुनावों में 19.1 लाख डाक मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। पहली बार 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं के लिए, दिव्यांग मतदाताओं के लिए अपने घरों से ही मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बाहुबल, धनबल, गलत सूचना और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से निपटने के लिए भी एक रोड मैप तैयार किया है। चुनाव आयोग ने एक विशेष सिविजिल ऐप विकसित किया है जो नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। उपयोगकर्ताओं को बस ऐप खोलना होगा, उल्लंघन के प्रकार का चयन करना होगा और घटना का विवरण प्रदान करना होगा। ऐप उपयोगकर्ताओं को उनकी शिकायत को ट्रैक करने की सुविधा भी देता है। सभी जिलों में 24 घंटे सातों दिन नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे, जहां वरिष्ठ अधिकारी टेलीविजन चैनलों, सोशल मीडिया और सिविजिल ऐप की निगरानी करेंगे। The biggest festival of democracy allows the voters to be stakeholders in the country's development. The Election Commission has urged all voters to get inked on the polling day, as it is their most important duty towards their glorious nation, towards strengthening the world's biggest democracy. Jagdish ji, we'd like to know from you that the key objective of Election Commission of India is to organize free, fair, transparent, and peaceful elections. So, can you tell us, how important is the security angle, and what is the infrastructure in place to ensure that every nook and corner of the country has these elections without any untoward incidents of violence? 1.50 करोड़ पोलिंग एंड सुरक्षा के कर्मचारी, अर्ध सुरक्षा बल के कर्मचारी इसमें तैनात होंगे, तो ये कम संख्या नहीं है तो सुरक्षित करने के लिए। और खास तौर पे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं या कॉन्फ्लिक्ट जोन जिनको देश के कुछ हिस्सों को हम कहते हैं, उनमें भी और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी की भी फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ तो वहाँ पहले से ही हैं, तो इनको वहाँ तैनात इसलिए किया गया है कि, और हमने पिछले 3 विधानसभाओं के चुनाव हुए जिसमें एक छत्तीसगढ़ वाज वन ऑफ द असेंबली स्टेट, तो यहाँ बस्तर का जो एरिया है ये नक्सल इन्फेस्टेड, माओइस्ट इन्फेस्टेड एरिया है,
और हमने देखा कि उन 100 गाँव में 100 विलेजेस में फर्स्ट टाइम और पोलिंग बूथ एस्टेब्लिश किए इलेक्शन कमीशन ने, और वहां पर भी फर्स्ट टाइम इतने सालों में फर्स्ट टाइम और ट्राइबल वोटर्स में वोट डाले। तो ये व्यवस्था इसलिए कर सके क्योंकि सिक्योरिटी पर्याप्त थी, और उस सिक्योरिटी के कारण मतदाता पहली बार बिना डरे वोट डालने के लिए आया। अदरवाइज माओइस्ट और ट्राइबल एरियाज में उन्होंने स्ट्रेट उनकी चलती है, और उन्होंने कुछ किस्से भी किए हैं कि जो वोट डालने जाएगा जिसकी उंगली में शायद दिखेगी उसके उंगली काट दी जाएगी। कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं पिछले चुनाव में हुई भी। उसके बाद भी चुनाव आयोग की पक्की और व्यवस्था के कारण और कड़े बंदोबस्त के कारण ऐसा छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ कि 100 पोलिंग बूथ उन सेंसिटिव एरियाज में एस्टेब्लिश किए गए जो मोस्ट इन्फेस्टेड और मोस्ट वायलेंट एरियाज माने जाते हैं माओवादी प्रॉब्लम के कारण। तो उन सब में जाकर वोटर्स ने वोट डाले। मैं समझता हूं कि इस बार इसमें और बेटरमेंट होगा। इस तरह की व्यवस्था की गई है तो एक जाइजेंटिक सिस्टम खड़ा किया है इलेक्शन कमीशन ने, और इस सिस्टम को फुल प्रूफ बनाया है। और इस बार हम देखते हैं कि नॉट ओनली सिक्योरिटी इशू बल्कि उन्होंने वो सारे इश्यूज हैंडल किए हैं जो किसी भी तरह से पोलिंग को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने से रोकते हैं। बिल्कुल जगदीश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव आयोग ने भी ये दावा किया है कि पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और यादगार चुनाव एक तरह से करवाया जाएगा। अब हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी चलते हैं और ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट आ रही है उसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे देश की राजधानी दिल्ली में। हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ रही है सुपर्णा सैकिया, उनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कब हो रहे हैं, किस तरह की तैयारी है और क्या आप देख रही हैं लोकसभा चुनाव में दिल्ली को किस नजरिए से, सुपर्णा जी? दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव 25 मई को कराया जाएगा और मतगणना 4 जून को होगी। गौरतलब है कि देश भर में लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में कराए जाएंगे और दिल्ली में लोकसभा चुनाव 6वें चरण में 25 मई को कराया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी की जाएगी और प्रत्याशी 6 मई तक अपना नामांकन कर सकेंगे। नामांकनों की जांच 7 मई को की जाएगी और प्रत्याशी अपना नाम 9 मई तक वापस ले सकेंगे। दिल्ली में कुल 1,47,00,000 मतदाता इस लोकसभा चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 80 लाख पुरुष मतदाता और 67 लाख महिला मतदाता हैं। राजधानी में होने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र में सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा। भाजपा ने सभी 60 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी 6 मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मैदान में उतारा है। वहीं इस बार गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने अपने चारों प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। बिल्कुल, अब हम चलेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां से लोकसभा के 80 सांसद चुनकर आते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील जी, लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के इस बार के मतदान के लिए घोषित तिथियों के बारे में जरा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए। जी, जो उत्तर प्रदेश में हमने लगातार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से मैं इसको देख रहा हूं कि हर बार जो भी 7 चरण होते हैं, 7 चरण में उत्तर प्रदेश में चूंकि बहुत बड़ी संख्या है लोकसभा सीटों की, तो फेजवार, क्रमवार, चरणवार जो है लगभग हर बार ऐसा होता आ रहा है कि 7 चरण में मतदान होता है। और इस बार भी सभी 7 चरण में उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संख्या में जो लोकसभा सीटें हैं उन पर वोट पड़ेंगे। और इसके साथ ही 4 जो विधानसभा की सीटें हैं उन पर भी उसी क्षेत्र में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही वोट डाले जाएंगे। यानी अगर 5वें चरण में उस क्षेत्र में हो रहा है तो उसी चरण में वहां पर विधानसभा की जो उपचुनाव है उसमें भी वोट डाले जाएंगे। अगर हम 7 चरण की बात करें तो हमारे 19 अप्रैल से शुरू होकर के 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को जो है इसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग रीजन के हिसाब से लोकसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने इस तरीके का जो शेड्यूल है वो तैयार किया है।
जैसे हम पहले चरण की अगर बात करते हैं तो 20 तारीख से इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा और 27 मार्च तक इसमें नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 28 मार्च को स्क्रूटनी होगी और 30 तक नाम वापस हो सकेंगे और 19 अप्रैल को पहले चरण की शुरुआत होगी और ये 8 लोकसभा सीटें हैं। दूसरे चरण में भी 8 लोकसभा सीटें हैं। तीसरे चरण में 10 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। ये इसके बाद जो है चौथे चरण में 14 और पांचवें चरण में भी 14 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। तो अंत तक 1 जून तक जो है वो उत्तर प्रदेश में वोटिंग होगी। बिल्कुल सुशील जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से हम अपने गेस्ट के पास, मेहमान के पास चलेंगे, उपासने जी के पास। उपासने जी, जैसा कि आपने भी बताया कि लगभग मतलब 96 करोड़ 80 लाख यानी लगभग 97 करोड़ मतदाता, और बार बार ये कहा जा रहा है कि लोग घर से निकले। एक तो छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र किया, सुरक्षा का जिक्र किया, लेकिन देश के ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं, ज़्यादातर बूथ ऐसे हैं जहां बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में मतदान होता है। जैसे तमाम लोग, चुनाव आयुक्त ने भी कल लोगों से अपील की कि आप घर से निकलिए, मतदान करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, उन्होंने मतदाताओं से भारी तादाद में अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की है। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में ज्यादा से ज्यादा मतदाता शामिल हो सके, इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे इसको सुनिश्चित किया जा सकता है? देखिए, पहले तो ऐसा होता था कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता घर घर जाकर और ये कंफर्म करते थे कि क्या उस घर के सब वोटर जिनके नाम राशन कार्ड में हैं वो सब वोटर लिस्ट में भी हैं या नहीं है। अगर नहीं होते थे तो उनके वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड करने की जो प्रोसीजर है इलेक्शन कमीशन का, उस प्रोसीजर को वो पूरा करते थे और उनके नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड होते थे। तो पहले तो सभी वोटर्स को, कम से कम पढ़े लिखे वोटर्स को तो ये जरूर करना चाहिए कि वो अभी से कंफर्म करना शुरू करे और कर ले कि भाई क्या वोटर लिस्ट में उसका नाम है या नहीं और उसको कौन से बूथ में जाकर वोट पोलिंग करनी होगी। उसी तरह से जो पहली बार और मतदान देख करेंगे 18 से 19 वर्ष के 1.80 करोड़ यूथ है, उनको प्रधानमंत्री खुद अपील कर चुके हैं कि वो जाकर अपना मतदाता के रूप में अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। उसकी ऑनलाइन प्रोसीजर है, उसके लिए अब आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन प्रोसीजर है, आप जाकर और उसको ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। अनेक पढ़े लिखे वोटर का नाम जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनके पास वोटर आई कार्ड नहीं है, ठीक है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी आई कार्ड ले जा सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस पर रिकॉग्नाइज करती हैं। लेकिन अगर आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है तो आप वो भी ऑनलाइन बना सकते हैं। चुनाव आयोग ने सब तरह की सुविधा ऑनलाइन कर रखी है। देखिए, डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी देश को किसी बात से मिला है तो 2 चीजों में मिला है। एक तो इतना बड़ा इलेक्शन कराने में मिला है और दूसरा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको अपना काम करने में मिला है। बिल्कुल जगदीश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अलग अलग बातें हैं और बहुत बड़ी बातें हैं। मैं समझता हूँ कि वोटर को अपनी अगर चिंता कर ले, वो अपना वोट कंफर्म कर ले कि यस है कि नहीं है और वोट डालने के लिए निकल जाए उस दिन, तो मतदान का प्रतिशत अपने आप बढ़ता है। And now we have our Assam correspondent Manas Pratim Sarma with us. Manas ji, good evening. Manas ji, in how many phases is the voting for Lok Sabha seats taking place in Assam? If you could tell our listeners what are the steps, if you could tell in detail. See, we have 14 seats and elections will be held in 3 phases. The first phase will be on 19, that will cover 5 seats in Upper Assam, the Dibrugarh and Jorhat part. Second will be on 26th of next month, April. That will cover 5 seats again, including the Barak Valley, the Silchar and Karimganj area. And the last on 7th of May, that will be held in 4 seats, covering 4 seats. That will include the part of Lower Assam, known as Lower Assam, including Guwahati. So election will be held in Assam. You know, Bohag Bihu or Rongali Bihu is a major festival in Assam. Then after the Bohag Bihu festivities, voting will begin. Very interestingly, for the first time, this Lok Sabha election will be held in Assam after the delimitation. So there is no add-on or in numbers of seats. 14 seats remain unchanged, but there are add-ons in some constituencies. Demographically, the things have been changed. So this is the first voting will be held after delimitation. Regarding preparation, this evening, the chief electoral officer in Assam, in Guwahati, he held a press briefing and he mentioned the initiative being taken by Election Commission. He
This evening also he held meeting with political parties, representatives of political parties, and he told that the testing of EVMs will be held after 3 days, and there will be around 2 crore 43 lakh voters. Like other states, all the voting facilities from home, the special initiatives being taken for Divyangs and senior citizens, that would be taken from Assam also. And regarding security, yes, law and order situation in Assam is improved now. There is no such law and order threatening or that major issues, but even though 60 Central Armed Police Forces will be deployed in Assam. Definitely that will be in phase-wise manner. So, and the training of the officials that are going to conduct the polling process, the training will begin very soon, after 2 to 3 days, phase-wise. So, all the regarding necessary preparation are being taken. Yeah. Thank you so much for joining us and giving us all this information. And now we will be going across to Andhra Pradesh, from where our correspondent Murali will be joining us. Murali ji, are you with us? Yes, madam. Good evening. Now, you know, as per the Election Commission's announcement, in Andhra Pradesh, assembly elections are also going to be held along with Lok Sabha elections. So can you tell us how many seats in the Lok Sabha will be voted for, and what are the dates and other processes? In Andhra Pradesh, 25 Lok Sabha seats and 175 assembly seats are there. Elections are taking place in the second phase on May 13th, and counting is on June 4th.